तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए एक इम्पॉर्टेंट मॉडल सेट पेपर लेके आए हुए हैं जो सोशल साइंस का है। देखिए आपके पेपर में बहुत ही कम समय बचा हुआ है और इसी कम समय को देखते हुए यह आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट मॉडल सेट शुरू किया गया है जो आपके एग्जाम पैटर्न पर बिल्कुल आधारित है। ठीक है, और ऐसा ही प्रश्न आपके पेपर में भी पूछा जाएगा। तो शुरू से अंत तक पूरा सेट को कंप्लीट कीजिएगा और लास्ट में स्कोर बताइएगा आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी, और जितने चीजें दिया जा रहा है उसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और हर प्रश्न को याद करने का कोशिश कीजिएगा आप सभी। आइए आज की सेट का पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था। देखिए अगर फ्रांस की क्रांति की बात किया जाए तो ये कब हुआ था, 1789 ईस्वी में हुआ था। देखिए कभी कभी डेट पूछा जाता है तो डेट याद रखिएगा 14 जुलाई को। ठीक है, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की राजक्रांति होता है और इस समय का राजा था लुईस 16वां। ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। अच्छा, जिस समय आपका फ्रांस की क्रांति हो रहा था उस समय वहां पर कौन सी व्यवस्था चल रही थी, तो याद रखिएगा सामंती व्यवस्था थी। ध्यान रखिएगा आप सभी, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। अच्छा, यहां से एक फैक्ट याद रखिएगा कि लुईस 16वां जो है ये राजगद्दी पर कब बैठता है, 1774 में। अच्छा, इसका पत्नी कौन था लुईस 16वां का, तो याद रखिएगा मेरी एंटोनेट जो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, मेरी एंटोनेट। ध्यान रखिएगा आप सभी, मेरी एंटोनेट जो है ये आपका लुईस 16वां का कौन था, पत्नी था। और यहाँ से एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि 1793 में लुईस 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी दे दिया गया था। ठीक है, तो इतना सा फैक्ट याद रखिएगा तो प्रश्न बना के आ जाइएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अब्दुल मस्जिद कहाँ का व्यापारी था। देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अब्दुल मस्जिद के बारे में। इसी के सहयोग से वास्को डी गामा भारत पहुंचता है और ये एक गुजराती व्यापारी था अब्दुल मस्जिद। ठीक है, और ये भारत का रहने वाला था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर होगा। देखिए वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में जो है कि 1498 में ये आपका कह सकते हैं भारत पहुंचा था अब्दुल मस्जिद के सहायता से। कहाँ पहुंचा था, कालीकट बंदरगाह पर। अच्छा, ये पहली बार 1498 में आया था, दूसरा बार कब आया था तो 1502 ईस्वी में आया था। और वास्को डी गामा का मृत्यु कब हो जाता है तो 1524 में इसका मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो इतना सा फैक्ट इसके बारे में याद रख सकते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाल का। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो जॉर्ज वॉशिंगटन जो है इसका सेनापति था और अमेरिका का राजधानी कहाँ है, जॉर्ज वॉशिंगटन है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी। और अमेरिका का ये पहला राष्ट्रपति था। अच्छा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, 1776 ईस्वी में। अगर डेट याद रखना है तो ये आपका 4 जुलाई 1776 को होता है। बात समझे आप सभी, बिल्कुल। यहाँ से याद रखिएगा कि 1776 में घोषणा कर दिया गया था इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1688 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शासक इस समय जेम्स द्वितीय था जब इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया था। देखिए अगर वर्साई की संधि की अस्वीकार की बात किया जाए तो ये आपका 1935 ईस्वी में। याद रखिएगा आप सभी। देखिए वर्साई की संधि कब होता है, 1919 को वर्साई की संधि किया जाता है और यह वर्साई की संधि को मानता है अपमानित संधि, यानी कि हिटलर के अनुसार वो संधि इस पे जोर जबरदस्ती थोपा गया था। इसीलिए जो है कि 1935 में ये इसका उल्लंघन कर देता है और 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। यहाँ से ध्यान रखिएगा आप सभी। पहला वाला कब होता है, 1914 से लेकर 18 तक होता है जो 4 वर्ष तक चलता है। बात समझे आप सभी, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस संधि के द्वारा जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी, वर्साई की संधि जो आपका 1919 में होता है। इसी के तहत जो है कि जर्मनी पर कठोर और अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी और वर्साई की संधि के तहत ही कह सकते हैं कि आपका पहला विश्व युद्ध जो था इसको समाप्त कर दिया गया था। बात समझे, जो 1914 में चलता है। अच्छा, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये 2 धुरों के बीच में हुआ था,
या कह सकते हैं कि एक धुरी राष्ट्र एक मित्र राष्ट्र के बीच में हुआ था। धुरी राष्ट्र में कौन था, जैसे कि कह सकते हैं जर्मनी हो गया, हंगरी हो गया, ये सभी धुरी राष्ट्र में शामिल था। ऑस्ट्रिया हो गया। उसी प्रकार से कह सकते हैं कि जो आपका मित्र राष्ट्र में था, अमेरिका, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ये सभी आपका मित्र राष्ट्र में शामिल था। ठीक है, तो ये चीज को याद रखिएगा आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम जो गिराया गया था वो आपका हिरोशिमा पर गिराया गया था। ये आपका 1900 कह सकते हैं कि 45 में गिराया गया था। ये आपका 6 अगस्त 1945 को होता है, जबकि दूसरा वाला 9 अगस्त 1945 को गिराया जाता है। पहला बम का नाम था लिटिल बॉय और दूसरा बम का नाम था फैटमैन। याद रखिएगा आप सभी। जो हिरोशिमा पर गिराया गया था लिटिल बॉय और नागासाकी पर फैटमैन गिराया गया था। और उसके बाद जो है कि फिर जापान आत्मसमर्पण कर देता है अमेरिका के सामने। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में कौन सा राज्य शामिल नहीं था। तो देखिए अभी धुरी राष्ट्र के बारे में आपको बताए थे कि धुरी राष्ट्र में जो है आपका सोवियत संघ नहीं था, इसमें ये आपका मित्र राष्ट्र में था। जबकि जर्मनी, जापान और इटली ये आपका धुरी राष्ट्रों में था। ठीक है, जबकि सोवियत संघ जो है ये आपका मित्र राष्ट्र में था। अमेरिका भी मित्र राष्ट्र में था। याद रखिएगा आप सभी। मित्र राष्ट्र में जो था वो आपका सोवियत संघ हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, ये सभी आपका मित्र राष्ट्र में था। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली, जापान ये सभी था। अगला है कि वेस्ट इंडीज की खोज किसने की थी। देखिए वेस्ट इंडीज की बात किया जाए तो यह आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ही एक अंग है। ठीक है, और इसका खोज किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ध्यान रखिएगा आप सभी। और यही जो खोजा गया था तो बोला गया था नई दुनिया का खोज हुआ है। तो अमेरिका का खोज किसने किया है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया है। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर होगा। खोजने निकला था भारत बट खोज दिया था अमेरिका को। अगला क्वेश्चन है कि मेक मोहन रेखा भारत और किस देश को अलग करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, चीन को भारत से अलग करती है। और ये रेखा कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। इस रेखा को चीन नहीं मानता है। इसका निर्धारण कब हुआ था, 1914 में शिमला समझौता में किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। अच्छा कभी कभी एलएसी के बारे में पूछा जाता है कि एलएसी किसके बीच में है, तो ये आपका भारत और चीन के बीच में है। याद रखिएगा। और एलओसी किसके बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए कि गिलगिट जॉर्ज किस नदी पर स्थित है। तो देखिए गिलगिट जॉर्ज जो है ये आपका सिंधु नदी पर है। और सिंधु नदी का उद्गम क्या है, मानसरोवर झील है। देखिए मानसरोवर झील से सिंधु निकलता है। इसके अलावा यहीं से ब्रह्मपुत्र निकलता है। और बाकी बात झेलम हो गया, चुनाव हो गया, रावी हो गया, ये सभी आपका सिंधु का सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा। अगला है गंगा नदी की लंबाई कितनी है। देखिए गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। याद रखिएगा आप सभी। दो नदी के मिलन से गंगा का निर्माण होता है देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा मिलने के बाद जाके गंगा बनता है देवप्रयाग में। 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। याद रखिएगा आप सभी, बात समझे आप सभी। जैसे रामगंगा हो गया, गंडक हो गया, कोसी हो गया, ये सभी गंगा की सहायक नदी हैं। अच्छा सोन जो है ये किसकी सहायक नदी है, तो ये भी गंगा की सहायक नदी है। यमुना भी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है। देखिए अमरकंटक की बात किया जाए तो यहाँ से एक नर्मदा नदी निकलेगा, यहीं से एक आपका सोन नदी निकलेगा। इसके अलावा जोहिला नदी भी इसका यहीं से निकलता है, जबकि ताप्ती का उद्गम अमरकंटक नहीं है। याद रखिएगा आप सभी। अच्छा ताप्ती का उद्गम कहाँ से होता है, तो मध्य प्रदेश का बैतूल जिला का मुल्ताई नामक स्थान से होता है। सतपुरा रेंज से निकलती है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ना कि अमरकंटक की पहाड़ी से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित है। देखिए ताप्ती और आपका नर्मदा जो है ये दोनों नदी एस्चुरी का निर्माण करती है और ये दोनों पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। याद रखिएगा आप सभी। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो सातूत वृक्ष जो है यह आपका कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है, जबकि शीशम, सिनकोना और आबनूस ये सभी आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। जबकि सातूत कौन सा वन हो जाएगा, तो यह आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है आपका। अगला है कि दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है। देखिए जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी एक बार सेशन को लाइक जरूर कर लीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा। दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में है ये एक क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना कर सकते हैं
1981 में किया गया था। यह हंगुल और कश्मीरी हिरन के लिए प्रसिद्ध है, दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की प्रमुख नदी प्रणाली नहीं है। देखिए दक्षिण भारत की बात किया जाए यानी कि पर्यायद्वीपीय भारत की बात किया गया है तो गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है, जबकि ताप्ती नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन में इसका डी राइट आंसर होगा। ताप्ती दक्षिण भारत की नहीं, ये आपका मध्य भारत की है, बात समझे आप सभी। तो ताप्ती इसका सही आंसर नहीं होगा, जबकि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी और महानदी ये सभी आपका दक्षिण भारत की नदी हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्णपाती वनों की विशेषता है। देखिए पर्णपाती वनों की विशेषता की बात किया जाए तो इसका राइट आंसर होगा, पेड़ एक विशेष मौसम के दौरान अपने पत्ते गिरा देते हैं। जो पर्णपाती वन होते हैं ये एक मौसम में अपना सारा पत्ता गिरा देता है, उसके बाद फिर से न्यू पत्ता यहाँ पर उगता है, ठीक है। जो आपका शुष्क गर्म ऋतु जो होता है या ग्रीष्म ऋतु, तो इसमें लगभग 6 से 8 सप्ताह के लिए अपना पत्ता ये गिरा देता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या के आगमन वितरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या पूछा गया है, नहीं। क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप सभी, प्रश्न गलती होने का यहाँ प्रबल संभावना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सरकारी नीतियाँ। ये आपका जनसंख्या के असमान वितरण के लिए कह सकते हैं कि जिम्मेदार नहीं है, उत्तरदायी नहीं है। जबकि भौतिक विशेषताएं, जलवायु और सांस्कृतिक कारक ये सभी आपका भारत की जनसंख्या के असमान वितरण का कारण है, जबकि सरकारी नीति नहीं होगा। बात समझे। भौगोलिक कारण में क्या हो सकता है जनसंख्या के असमान वितरण के लिए, तो जैसे कि स्थलाकृति या उच्चबाच हो सकता है, जलवायु हो सकता है, मृदा हो सकता है, जलापूर्ति हो सकता है, खनिज संसाधन हो सकता है। अगर वही सामाजिक और आर्थिक कारण में देखा जाए तो नगरीकरण हो सकता है, परिवहन के संसाधन का विकास हो सकता है, औद्योगिक विकास हो सकता है, कृषि विकास हो सकता है, या कह सकते हैं सांस्कृतिक और राजनीतिक घटक आदि। ये सभी कह सकते हैं कि भारत की जनसंख्या में असमान वितरण के लिए है, जबकि सरकारी नीति से इसको कोई मतलब ही नहीं पड़ता है, ठीक है। जनसंख्या में सरकारी नीति से कोई मतलब है नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूटान की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। तो देखिए भूटान की अर्थव्यवस्था जो है ये आपका कृषि पर आधारित है, याद रखिएगा। भूटान एक लैंडलॉक देश है यानी कि स्थलबद्ध देश है और ये आपका कृषि पर आधारित है। भूटान की राजधानी कहाँ पे है, थिम्पू। मुद्रा यहाँ पर क्या चलता है, न्यूगल ट्रम मुद्रा चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण है। तो देखिए वायु प्रदूषण जो है ये ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही होता है और ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प के कारण होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे मुख्य कारण कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प, ये सभी शामिल होता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा मुख्य कह सकते अहम है ग्रीन हाउस और ग्रीन हाउस से ही आपका वायु प्रदूषण फैलता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संप्रभुता कौन है। देखिए भारत में संप्रभुता जो होता है वो आपका जनता होता है, जनता में ही सारा चीज निहित होता है। अगर जनता चाहे तो सरकार बना सकता है, जनता चाहे तो सरकार गिरा सकता है। तो सबसे बेसी शक्ति किसके पास है, जनता के पास है। तो भारत में संपूर्ण कह सकते हैं संप्रभुता जो है ये आपका जनता में निहित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। देखिए राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, देश का पहला नागरिक माना जाता है इसे, ठीक है। और राष्ट्रपति संवैधानिक शासक है, जबकि प्रधानमंत्री कार्यपालिका होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रीपोलिंग है। तो रीपोलिंग का अर्थ क्या होता है, पुनः मतदान। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या होता है, पुनः मतदान। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख किया गया है ये संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 324 से लेके आपका अनुच्छेद 329 तक भारत में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है और ये संविधान की भाग की बात किया जाए तो भाग 15 में है, ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था, 25 जनवरी 1950 को किया गया था। ये चीज़ को याद रख सकते हैं, 25 जनवरी 1950 को हो सकता है पेपर में प्रश्न आ जाए, ठीक है। अच्छा, मतदान करने के लिए उम्र कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए आपका उम्र, तब जाके मतदान आप कर सकते हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का क्या महत्व है। देखिए लोकतंत्र में राजनीतिक समानता का क्या महत्व है, यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने में प्रत्येक नागरिकों को समान भागीदारी हो। ये लोकतंत्र कह सकते हैं कि इसको समानता देता है कि जितने भी नागरिक हैं सभी को समान अवसर दिया जाए निर्णय लेने के लिए।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपसे। पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए सबसे पहले कह सकते हैं कि अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का वर्णन किया गया था और सबको कहा गया था कि अपने अपने राज्य में पंचायती राज लागू कीजिए, बट नहीं कर पाया था। पहला जिला बना था नागौर जो राजस्थान का है, वहाँ पर सबसे पहले आपका 1959 ईस्वी में लागू किया गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। उसके बाद दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बनता है। उसके बाद फिर बलवंत राय मेहता समिति के सहयोग से पंचायती राज को दर्जा दे दिया जाता है। ये आपका 73वां संविधान संशोधन 1993 में इसको संवैधानिक दर्जा मिल जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी। और इसका वर्णन, पंचायती राज का वर्णन किस अनुसूची में है? तो अनुसूची आपका कह सकते 12 में है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में लड़कियों के मतदान करने की कम से कम उम्र क्या है? तो देखिए लड़की रहे या लड़का रहे, ठीक है, कम से कम 18 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए, तब जाके मतदान कर सकते। पहले 21 वर्ष था, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। और 61वां संविधान संशोधन कब होता है? 1989 ईस्वी में होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो देखिए बिहार विधानसभा में निर्वाचित क्षेत्र हैं 243, यानी कि 243 सीट है, याद रखिएगा, जो राज्य विधानमंडल है बिहार का वहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 243। और बिहार राज्य का विधान परिषद जो है, ठीक है, यहाँ पर कितना सीट है विधान परिषद में? तो 75 सीट है, याद रखिएगा आप सभी, कितना? 75 सीट हैं। ये चीज़ को ध्यान रख सकते हैं आप सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? देखिए आपको बताए थे, कभी बताए होंगे आप सभी को कि राष्ट्रपति के पास 3 आपातकालीन अधिकार होते हैं। एक राष्ट्रपति शासन, एक राजकीय आपातकाल, एक वित्तीय आपातकाल होता है। तो राष्ट्रपति शासन ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है कि वह अपने अंडर में कोई भी राज्य ले ले अगर वहाँ पर सही से कानून व्यवस्था नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत, याद रखिएगा। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। वहीं अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल लगता है। वित्तीय आपातकाल अभी तक कभी नहीं लगा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखिएगा, जो विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा की अगर बात किया जाए तो विधानसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या कितना हो सकता है? 500। और न्यूनतम कितना हो सकता है? तो न्यूनतम कम से कम 60 होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक चुनाव के लिए अनिवार्य विशेषता है? तो ये हो जाएगा सक्रिय नागरिकों की भागीदारी। ये लोकतांत्रिक चुनाव के लिए अनिवार्य विशेषता है। जितने भी नागरिक हैं सभी की भागीदारी होना चाहिए चुनाव में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद जो होता है ये किसका होता है? तो देखिए कार्यपालिका की यहाँ पर बात किया गया है, तो ये आपका सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है और ये आपका संवैधानिक प्रमुख होता है। बात समझे? वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री को माना जाता है क्योंकि जितने भी काम होता है वो प्रधानमंत्री के नाम से ही काम होता है और सबसे ज़्यादा शक्ति है प्रधानमंत्री के पास ही। ठीक है, अगर देखिएगा कोई काम नहीं कर पाता है तो प्रधानमंत्री को बोलता है, कभी राष्ट्रपति को बोले हैं? नहीं बोलते हैं। तो ये एक आपका राजनीतिक कार्यपालिका होता है, देश का प्रमुख होता है। कहीं कोई काम होगा या कोई विधेयक पास होना होगा तो बिना राष्ट्रपति का नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विधानसभा का नेता कौन होता है? देखिए विधानसभा की नेता की बात किया जाए तो ये आपका कौन हो जाएगा? मुख्यमंत्री जो है ये विधानसभा का नेता होता है, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है और कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। जबकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार राज्य में राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? अच्छा, आपसे बताइएगा कि क्या एक राज्यपाल 2 राज्य का कार्य कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है, एक राज्यपाल 2 राज्य का कार्य कर सकता है, याद रखिएगा। क्या जिस राज्य
में राज्यपाल का घर है, क्या उसी राज्य का वो राज्यपाल बन सकता है? तो नहीं बन सकता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर मान लीजिए बिहार का कोई अगर राज्यपाल है, ठीक है, तो वहां पर उसको राज्यपाल का पद नहीं मिलेगा, दूसरे राज्य में मिलेगा। ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। तो देखिए, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 1/6 सदस्य को कर सकता है। बात समझ गए आपसे? बिल्कुल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। उम्र कितना होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए? 35 वर्ष उम्र आपका होना चाहिए कम से कम। अच्छा, कार्यकाल माना जाता है 5 वर्ष का, बट ये राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार कार्य करता है। हो सकता है कि किसी भी राज्यपाल को 2 साल के अंदर में दूसरा राज्य उसको भेज दिया जाए, या किसी को 6 महीना के अंदर में दूसरा राज्य भेज दिया जाए, तो ये अधिकार जो है, ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है। बात समझे आपसे? बिल्कुल। तो चलिए, आज कितना ही, आज के इस सेट में कुल 32 प्रश्न कंप्लीट करवाए हैं। आज के सेट कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और स्कोर कितना किए हैं ये भी जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा आप सभी। जय हिंद।